गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको C3 चक्र की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करने के लिए 5 कार्बन युक्त शर्करा का निर्माण होता है। आपको बताया कि सबसे पहले 6 राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का फास्फोरिलीकरण होता है। 6 राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट 6 एटीपी के अणुओं को ग्रहण करता है। 6 एटीपी के अणु और फास्फोपेंटाकाइनेज की उपस्थिति में क्रिया करके राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पर दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणुओं से राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह C3 चक्र के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है या स्थायी यौगिक होता है, जिनमें अणुओं की संख्या 12 होती है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल 12 एटीपी के अणु और फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक तीसरी अभिक्रिया है जहाँ पर फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल डाइफॉस्फोडिहाइड्रोजनेज और 12 NADPH प्लस H आयन की उपस्थिति में क्रिया करके फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 2 अणु जो होते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किस तरीके से? इस अभिक्रिया को संश्लेषण प्रवस्था कहते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड ट्रायोज फास्फोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण करते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लिसरिक अम्ल की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट जल के एक अणु ग्रहण करके ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है, सबसे अंतिम प्रवस्था में होता है। ठीक है, अर्थात यह श्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है या श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण उत्क्रमण रूप से होता है। इसलिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं को ग्लाइकोलाइसिस उत्क्रमण अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए, PgL फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 10 अणु जो होते हैं वो केल्विन चक्र को, ठीक है, निरंतर रूप से बनाए रखने के लिए उनमें जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है और राइबोलोज 5 फास्फेट का पुनर्निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को पुनर्योजन अवस्था या प्रवस्था या अभिक्रिया कहते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अणु ट्रायोज फास्फोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण करता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट एक जल के अणु को ग्रहण करते हैं और फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 अणु और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 जाइलोलोज 5 फास्फेट और 2 एरिथ्रिलोज 4 फास्फेट का निर्माण होता है। एरिथ्रिलोज 4 फास्फेट के 2 अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 2 अणुओं से क्रिया करके कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप सीडो हेक्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है।
सीडोहेप्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिससे सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट का निर्माण होता है। सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट 3 फास्फोग्लिसराइड के 2 अणुओं से क्रिया करते हैं ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप 2 राइबोज 5 फास्फेट और 2 जाइलुलोज 4 फास्फेट का निर्माण होता है। 2 राइबोज 5 फास्फेट फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण करते हैं। राइबोलोज 5 फास्फेट 6 एटीपी के अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप राइबोलोज बाइफास्फेट का निर्माण होता है। और राइबोलोज बाइफास्फेट आगे चलकर के निरंतर रूप से केल्विन चक्र को निरंतर रूप से क्या है आगे गति प्रदान करता है, अर्थात निरंतर रूप से केल्विन चक्र चलता रहता है। देखिए लास्ट वीडियो में ये पढ़ा हमने। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट चक्र, जिसको हम बोलते हैं C4 चक्र। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12, लेसन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है C4 चक्र। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं C4 चक्र के बारे में। हमने आपको बताया कि भिन्न भिन्न पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है, ठीक है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आपने देखा कि C3 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जब होता है तो प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है। C4 चक्र के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, कैपर लो नामक वैज्ञानिक ने मक्का के पादप पर, ठीक है, और कार्टचॉक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने के पौधे की पत्तियों पर। कैपर्लो ने तो मक्का के पौधे की पत्तियों में और कार्टचॉक ने गन्ने के पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या किया था, अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि मक्का और गन्ने के पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यहाँ पर प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होता है तो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है। तत्पश्चात हैच और सिलेक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन किया, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की विधि का अध्ययन कर उसका एक आरेख चित्र या रेखीय पथ प्रस्तुत किया या रेखीय पथ इनके द्वारा प्रदान किया। उसे हैच सिलेक चक्र के नाम से क्या है जाना जाता है। अर्थात हैच और सिलेक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने के पौधे का एक रेखीय परिपथ क्या है तैयार किया, जिसे हैच सिलेक चक्र या उसे C4 चक्र कहा जाता है। क्लियर बात है। देखिए अब हम बात करते हैं कि C4 चक्र जो है वो कौन कौन से पादपों के अंदर पाया जाता है। C4 चक्र है वो एकबीजपत्री पादपों में भी पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादपों में भी पाया जाता है। एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों ही प्रकार के पादपों में C4 चक्र क्या है पाया जाता है। एकबीजपत्री पादपों में मक्का है, बाजरा है और गन्ना का जो पौधा होता है उनके अंदर क्या पाया जाता है C4 चक्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में अमरेंथस और यूफोर्बिया जो पादप होते हैं उनके अंदर C4 चक्र यूफोर्बिया जो पादप होता है उनके अंदर C4 चक्र पाया जाता है।
अर्थात मक्का, बाजरा, गन्ना ये तीनों एक बीजपत्री पादप है। इन तीनों पादपों में C4 चक्र पाया जाता है। अमरैंथस और यूफोर्बिया ये क्या है, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इनमें भी C4 चक्र पाया जाता है। ठीक है, आपको हम बता दें कि C4 चक्र वाले पादपों में प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, प्रकाशिक जो अभिक्रियाएं होती हैं आपको बता दें, C4 जो पादप होते हैं, ठीक है, उनमें दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। इसलिए हम यहाँ पर आपसे बात करने जा रहे हैं C4 पादपों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है, जिस शारीरिकी को क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। कौन सी शारीरिकी है, क्रेंज शारीरिकी। तो C4 पादपों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है जिसे क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। देखो, मक्का, बाजरा, गन्ना या अमरैंथस और यूफोर्बिया ये सारे पादप कौन से पादप हैं, C4 पादप है। तो C4 पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। C4 पादपों में क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषी कोशिका इनमें कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की। तो C4 पादपों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका को कहा जाता है पर्णमध्योतक कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोफिल सेल के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरी जो कोशिका होती है उसे पूल आच्छद कोशिका कहा जाता है, पूल आच्छद कोशिका। इस पूल आच्छद कोशिका को बंडल सीट सेल के नाम से इसे जाना जाता है, बंडल सीट सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं जो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। C4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। ये हरित लवक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इन हरित लवकों के अंदर ग्रेना जो होते हैं वो सुविकसित प्रकार के ग्रेना इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। सुविकसित प्रकार के ग्रेना पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पूल आच्छद की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवकों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इनमें क्या है, ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। अर्थात पूल आच्छद की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, ग्रेना रहित होती है। कैसी होती है, ग्रेना रहित होती है। कौन सी कोशिका, पूल आच्छद की कोशिका। देखिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि पूल आच्छद की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि C4 पादपों में जो पूल आच्छद की कोशिकाएं होती हैं वो संवहन पूल होता है। ये क्या है, संवहन पूल होता है। ठीक है, इस संवहन पूल के चारों ओर यानी कि वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जाइलम और फिलोएम होते हैं। इस संवहन पूल के चारों ओर पूल आच्छद की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके से एक या दो स्तरों के रूप में, एक स्तर होगा या फिर कितने स्तर होंगे, दो स्तरों के रूप में माला के दाने के आकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जिसे हम क्या है, जर्मन भाषा में इन माला को क्या कहा जाता है, क्रेंज कहा जाता है। इसलिए C4 पादपों में क्या पाई जाती है, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। तो C4 पादपों में क्या पाई जाती है, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। C4 जो पादप होते हैं उनमें क्रेंज शारीरिकी मैंने बताई कि इन पादपों के अंदर पूल आच्छद की कोशिका पाई जाती है। पूल आच्छद की कोशिकाओं में ये संवहन पूल होता है, संवहन पूल के चारों ओर, ठीक है, संवहन पूल के चारों ओर ये जो पूल आच्छद होते हैं वो एक या दो स्तरों के रूप में माला के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इन मालाओं को जर्मन भाषा में क्रेंज कहा जाता है और इसी प्रकार की शारीरिकी को क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं C4 जो पादप होते हैं। अब तक हमने आपसे बात की है C4 पादपों के बारे में और हम आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं। कैपर्लोव ने मक्का के पादप में और कॉर्चऑफ ने गन्ने के पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि इन पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान तो प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है
ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के अंदर 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और ये 4 कार्बन परमाणु पाए जाने के कारण इस चक्र को C4 चक्र कहा जाता है। हैच और स्लेक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन C4 पादपों के हैच और स्लेक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गन्ने के पादप के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की क्रिया का एक रेखीय आरेख चित्र प्रस्तुत किया और इन्होंने C4 चक्र प्रदान किया। ठीक है, C4 चक्र एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में मक्का, बाजरा और गन्ने में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में अमरंथस और यूफोर्बिया पादपों में पाया जाता है। देखिए, इन पादपों में क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। मैंने आपको बताया इन पादपों की कोशिकाओं में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है, जिनमें एक पर्णमध्योतक की कोशिका होती है, दूसरी पूल आच्छाद की कोशिका होती है। पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में हरित लावक आकार में छोटे होते हैं, ग्रेना सुविकसित होते हैं। पूल आच्छाद की कोशिकाओं में हरित लावक बड़े आकार का होता है, ग्रेना रहित होते हैं। केवल इनमें थाइलेकोइड जो होता है वो स्ट्रामा में पाए जाते हैं। ठीक है, पूल आच्छाद की यानी कि C4 पादपों में जो पूल आच्छाद होते हैं वो संवहन पूल के चारों ओर माला के एक या दो माला के स्तरों के रूप में क्या है पाए जाते हैं। माला को जर्मन भाषा में क्रेंज कहा जाता है। इस प्रकार की शारीरिकों को क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं C4 चक्र के बारे में। देखो, C4 चक्र पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। C4 चक्र किस प्रकार से, ठीक है, C4 पादपों की विशेषता भी हमने आपको बता दिया है, यानी कि C4 पादपों में एक क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। दूसरा है C4 चक्र। देखिए, C4 जो पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं और ये रंध्र क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। C4 पादप वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन पादपों की पत्तियों में पर्णमध्योतक होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ठीक है, पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में जो फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है और फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के अंदर 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। इसलिए C4 चक्र के अंदर बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक का नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ये क्रिया कहाँ हो रही है, पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में हो रही है। एक बार फिर हम आपको चक्र बता रहे हैं कि C4 चक्र में, ठीक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को C4 पादपों की पत्तियों में उपस्थित रंध्र पर्णमध्योतक की कोशिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पर्णमध्योतक की कोशिका में उपस्थित फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलेज फास्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्रहण करते हैं, जिससे फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ पर क्या है कि NADPH जो आयन होते हैं, NADPH प्लस H आयन जो होते हैं वो NADP के अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का अपचयन होने पर मैलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, जैसे ही पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो पर्णमध्योतक की कोशिका मैलिक अम्ल को पूल आच्छाद की कोशिकाओं में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। पूल आच्छाद की कोशिकाओं में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। मैलिक अम्ल को कौन सी कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया, पूल आच्छाद की कोशिका। और पूल आच्छाद की कोशिकाओं में मैलिक अम्ल के पहुंचने के पश्चात यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, जिसमें मैलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकलता है। ठीक है,
और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल करके यहाँ पे C3 चक्र चलता है। C3 चक्र के अंत में क्या है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। साथ में NADP जो होती है वो NADP H प्लस H आयनों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। NADP H प्लस H आयनों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मैलिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। मैलिक अम्ल किस में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में। ये सारी क्रियाएं कौन सी कोशिकाओं में चल रही है, पूल आच्छादित की कोशिकाओं में चलती है। जैसे ही पूल आच्छादित की कोशिकाओं में पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो पूल आच्छादित की कोशिका इस पायरुविक अम्ल को पर्णमध्योतक की कोशिका में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। और ये पायरुविक अम्ल एटीपी से क्या करता है, क्रिया करता है, और पायरुविक अम्ल एटीपी से जुड़ करके पुनः फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। फिर वापस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पर्णमध्योतक की कोशिका, ठीक है, पर्णमध्योतक की कोशिका क्या करती है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल को फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करती है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का दोबारा से अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल जैसे ही बन जाता है तो पर्णमध्योतक की कोशिका मैलिक अम्ल को पूल आच्छादित की कोशिका में स्थानांतरित कर देती है। मैलिक अम्ल जो होता है, ठीक है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, अर्थात डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मैलिक अम्ल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। जैसे ही पूल आच्छादित की कोशिकाओं में पायरुविक अम्ल बन जाता है तो ये क्या करती है, पूल आच्छादित की कोशिका पायरुविक अम्ल को पुनः पूल आच्छादित की कोशिका में स्थानांतरित कर देती है। पायरुविक अम्ल जब पूल पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में आ जाता है तो पायरुविक अम्ल एटीपी से क्रिया करता है, एटीपी से जुड़ जाता है और जुड़ करके पुनः फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। इसी के साथ ये C4 चक्र समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको C4 चक्र का आरेखीय चित्र आपको बताएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच। Iya.